तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो जो दिल्ली पुलिस के लिए या फिर आरपीएफ के लिए या फिर जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए जो नवीन सर ने सीरीज़ शुरू की थी, नायक सीरीज़, उसके दोबारा से जो है वो हम रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में प्रणाम बैच जो सर ने चलाया था दिल्ली पुलिस के लिए, ये उसके बाद जो है उसके लगभग 35 सेट्स जो हैं वो सर ने लगवाए थे, तो उनका भी जो है रिवीजन हम सुपरफास्ट करेंगे क्योंकि वो पहले से लिखे हुए रखे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन ये है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो अभी तक 15 है। कितनी है? 15 है। ठीक है, जिसमें विश्व धरोहर कितनी है, तो विश्व धरोहर की बात कर लेते हैं तो 42 जो है वो विश्व धरोहर में आती हैं। और जिसमें से इन 42 में से जो सांस्कृतिक धरोहर हैं वो 34 है और प्राकृतिक जो है वो 7 है। और एक कंचनजंगा जो कि मिश्रित मानी जाती है वो कितनी है, तो 1 है। 2008 की बात कर लेते हैं। 2008 में जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में किसको किसको जोड़ा गया था, तो कुटियाट्टम जो कि केरल का एक नृत्य है और वैदिक जप और रामलीला, इनको जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया था। योग को कब जोड़ा गया है, तो 2016 में जो है वो योग को जोड़ा गया है। और कुंभ को कब जोड़ा गया है, तो 2017 में कुंभ को जोड़ा गया है। और 14वें नंबर की जो है जिसको दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल की है, इसको 2021 में जोड़ा गया है। छऊ को कब जोड़ा गया है, तो 2010 में जो है वो छऊ नृत्य को जोड़ा गया है। कालबेलिया जो कि राजस्थान का एक बहुत फेमस नृत्य माना जाता है, ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है, इसको भी 2010 में जोड़ा गया है। मुदियट्टू को भी जो है वो 2010 में जोड़ा गया है। दूसरा क्वेश्चन है नृत्य शैली से संबंधित कि मेघालय की जो नृत्य शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। मेघा जो है उसको आ रही है क्या, खांसी। और खांसी कहाँ पर आ रही है, तो बंगाला में आ रही है। कहाँ पर आ रही है, बंगला में आ रही है। बंगाला को ही जो है वो 100 ड्रमों का इस तरीके 100 ड्रमों का नृत्य जो है, नहीं 100 ड्रमों का त्योहार बोलते हैं किसको, बंगाला को। ठीक है, बंगला में खांसी आ रही है किसको, लेकिन वो साध सुख यानी कि बहुत सुख है। कैसा है, उसे सुख है। और सुख कैसा है, बेहद खलम यानी कि बेहद खुश है वो अपने बंगला में रहकर, लेकिन उसको खांसी आ रही है। ठीक है, वो क्राई नहीं कर रही है, नो क्राई नहीं कर रही है, वो साख सोती है यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बेहद ही खिलम। ठीक है, और लाहो, कौन सा लाहो जो है वो भी कहाँ का है, मेघालय का है। घराने से बात कर लेते हैं। घराने से जो है किराना घराना जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है, तो ये करीम खान है। और ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ एसआई में 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने भी दिया था। बलदेव सिंह बाली की बात कर लेते हैं, ये भी किराना घराना से संबंधित हैं। और अब्दुल वाहिद खान ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी किराने घराने से संबंधित है। और पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराने घराने संबंधित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उपेंद्र भट्ट ये भी किससे संबंधित है, तो किराने घराने से संबंधित है। और गंगूबाई हंगल ये बहुत फेमस है, गंगूबाई हंगल ये भी किससे है, तो गंगूबाई मूवी जो आई थी उसी से हम रिलेट कर लेते हैं। वो किससे थी, तो किराने घराने से संबंधित थी। बायलिन बाय कौन कर रहे हैं, वैद कह रहे हैं सुब्रमण्यम से कि बाय बाय टाटा। ठीक है, वायलिन वैद कह रहे हैं सुब्रमण्यम से, किससे, सुब्रमण्यम से। के वैद्यनाथम और के सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, तो ये वायलिन से संबंधित है। संतूर किससे संबंधित है। संत क्या करते हैं, भजन करते हैं। और किसका भजन करते हैं, तो शिव का भजन करते हैं। संतूर से कौन कौन आएंगे, तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। संत क्या करते हैं, भजन करते हैं, किसका, शिव का। सारंगी, सार किसमें निकलता है, सार जो है सुल्तान खान जो है, सुल्तान और सुल्तान की बंदूक से जो है वो सार निकलता है। सुल्तान यानी कि पुराने ज़माने की बात चल रही है जब मुगल काल हुआ करता था। ठीक है, तो सुल्तान की बंदूक से क्या निकलता है, यानी कि बंदूक खान क्या निकलता है, सार निकलता है। सितार तार भेज रहे हैं हर एक को, हरशंकर भट्ट कौन भेज रहे हैं, रविशंकर। कहाँ पे भेज रहे हैं, विलायत में भेज रहे हैं। कहाँ पर, विलायत में भेज रहे हैं। भेज किसको रहे हैं, निखिल को भेज रहे हैं। किसको, निखिल को भेज रहे हैं। और अरविंद पारेख जो हैं ये भी सितार से संबंधित है, हर एक को तार भेज रहे हैं विलायत में। रविशंकर किसको भेज रहे हैं, निखिल बनर्जी को भेज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, ये आता है उत्सव से कि चिरथाई उत्सव और चित्राथी उत्सव, पोंगल, जल्लीकट्टू, महामहिम और पुंथडू
ये कहाँ के उत्सव हैं? तो ये सभी तमिलनाडु के उत्सव है। कौन कौन से? चिथिरई, चित्राथी और जल्लीकट्टू, जिसको हम बुल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। किसको? जल्लीकट्टू को। पोंगल की बात कर लेते हैं तो पोंगल कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है। इसके बाद महामहम जो है ये भी कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। पुंथडू जो कि तमिल का नया वर्ष माना जाता है। नए वर्ष को बहुत ज़्यादा याद रखना है। जैसे कि केरल का है उसको हम विशु कहते हैं। ठीक है। और पुंथडू जो है वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का नया वर्ष माना जाता है। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से होती है? तो 1975 से जो है वो इंडियाज़ हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। जिसके पहले कैप्टन कौन बने थे? तो अजीत पाल सिंह जो है इसके पहले कैप्टन बने थे। तो किसको हराया था सबसे पहले? तो पाकिस्तान को हराया था। और तीसरा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये मलेशिया में तीसरे वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। पहली हॉकी वर्ल्ड कप जो है पहली 1971 में खेली गई थी। और जो इंडिया है हॉकी वर्ल्ड कप में कब जीती थी? तो 1975 में जो है इंडिया ने जीता था क्या? वर्ल्ड कप हॉकी में 1975 में। लेकिन शुरुआत कब होती है? 1971 से शुरू होती है। बार्सिलोना स्पेन में जो है फर्स्ट टाइम हुआ था। और यहाँ पर जब इंडिया जीती थी तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो मलेशिया में किया गया था, जो कि 3rd नंबर का जो है वर्ल्ड कप था हॉकी का। और किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। और उस टाइम जो है कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन जो है उस टाइम अजीत पाल सिंह थे। फर्स्ट टाइम जो विनर रहा था हॉकी, मतलब जब फर्स्ट टाइम हॉकी 1971 में खेले गए थे बार्सिलोना स्पेन में, तो उस टाइम जो विनर रहा था वो पाकिस्तान रहा था। और उपविजेता की बात कर लेते हैं तो उपविजेता जो है वो स्पेन रहा था। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो ये भारत के उड़ीसा और उड़ीसा के भी भुवनेश्वर में ये आयोजित किया गया था, जिसमें जो विजेता रही हैं वो जर्मनी रही है। और उपविजेता की बात कर लेते हैं तो बेल्जियम जो है उपविजेता रही है। 2026 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होंगे? तो बेल्जियम नीदरलैंड में इनका आयोजन जो है वो किया जाएगा। कब? 2026 हॉकी वर्ल्ड कप का। ठीक है। 1975 में भारत जीता था, 1971 से शुरुआत होती है। ठीक है। वर्ल्ड कप में अजीत सिंह उस टाइम उसके कैप्टन थे। और पाकिस्तान को अपन ने हराया था। संगीत की बात कर लेते हैं तो पंजाब के जो संगीत हैं वो कौन कौन से हैं? तो टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोरियन। लोरियन धोरियन आपने सुना होगा, ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। सुहाग भी आपने सुना होगा, कहाँ का है? पंजाब का है। टप्पा और जुगनी थोड़े से अटपटे शब्द हैं, लेकिन आपको याद रखना है टप्पा और जुगनी। ठीक है। इसके अलावा टेनिस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं तो टेनिस टूर्नामेंट जो है वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है AFBU, AFBU का नियम याद रखेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, USA और इसके बाद में विंबलडन। ठीक है। सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? विंबलडन सबसे पुराना है, जिसकी शुरुआत 1887 में होती है। उसके बाद में जो है USA ओपन आता है कब? 1881 में। फिर आता है फ्रेंच ओपन 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसकी शुरुआत 1905 से होती है। विंबलडन जो कि घास पर, यानी कि बहुत पुराने ज़माने की बात है तो घास पर ही खेला जाता होगा, क्योंकि तब उस टाइम ना तो हार्ड कोर्ट था ना ही कुछ था। तो जो सबसे पुराना है उसको हम किस पर खेलेंगे? घास पर खेलेंगे। फिर आती है 1881। 1881 यानी कि हार्ड टाइप का, यानी कि इसको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच की बात कर लेते हैं तो फ्रेंच हम मिट्टी, जैसे छोटे बचपन में हम मिट्टी खाते हैं और फिर उनकी जुबान जो है वो अजीब तरीके से निकलती है, तो हम जब मिट्टी खाकर जो है वो फ्रेंच बोलने लगते हैं। ठीक है। इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम। तो फ्रेंच जो है वो किस में खेला जाता है? मिट्टी में खेला जाता है। और सबसे पुराना जो है वो विंबलडन है, जो कि 1870 में इसकी शुरुआत होती है और ये घास पर खेला जाता है। बाकी ये जो दोनों हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं पूरे साल में। एक साल में 4 खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन, F से फ्रेंच, B से विंबलडन और U से ऑस्ट्रेलियन। ये इनका क्रम है। पहले ऑस्ट्रेलियन खेला जाएगा, फिर फ्रेंच खेला जाएगा, उसके बाद में USA खेला जाएगा और सबसे लास्ट में जो है ईयर के अंत में विंबलडन को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात कर लेते हैं तो ये किसने जीता है? तो ये जानिक सिनर इटली ने इनको जीता है। ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस से संबंधित हैं, इन्होंने जो है वो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। युगल की बात कर लेते हैं तो रोहन बेपन्ना और मैथ्यूज जो है, इन्होंने मैथ्यूज़ कहाँ के थे? तो मैथ्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने जो है युगल में
युगल में, ठीक है, जीता है। बुक की बात कर लेते हैं। बुक जो है वो आरपीएफ एसआई में भी बुक पूछी गई थी, ठीक है, अरविंद अडगा की पूछी गई थी, द वाइट टाइगर, ठीक है। तो अनीता देसाई की कौन सी है? एक तो इनकी है फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग भी इनकी है और फीस्टिंग भी इनकी है। इन कस्टडी, इन कस्टडी किनकी है? तो अनीता देसाई की जो है इन कस्टडी इनकी पुस्तक है। किरण देसाई की बात कर लेते हैं। अनीता देसाई अलग हैं और किरण देसाई अलग हैं, ठीक है। अनीता देसाई को फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी की बुक है इनकी। और किरण देसाई की बात कर लेते हैं तो इन्हें 2006 में जो है बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, कौन कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी पुस्तक है। एम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है? तो इनकी ही किरण देसाई की, ठीक है। याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अनीता देसाई की कौन सी है और किरण देसाई की कौन सी है। ऐसे याद रख सकते हैं, अनीता को कस्टडी में लिया गया और इन्हें फास्टिंग फीस्टिंग नहीं दी गई, ठीक है। कस्टडी में लेने के बाद में किसी को फास्टिंग फीस्टिंग तो कराई नहीं जाएगी ना। और हुल्ला बोलो इन ग्वाबा ऑर्चर्ड, किसमें? हुल्ला बोलो इन ग्वाबा ऑर्चर्ड, ये भी किसकी है? ये भी किरण देसाई की पुस्तक है। पॉलिटी में आ जाते हैं कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है वो 6 दिसंबर 1946 को हो जाता है। कब हो जाता है? तो 6 दिसंबर 1946 को हो जाता है। लेकिन किसके आधार पर होता है? तो फ्रेंच की प्रथा के आधार पर होता है। और फ्रांस से किया लिया गया है संविधान के स्रोत में। देखो, भारत की जो प्रस्तावना है वो यूएसए से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना में 3 वर्ड दिए गए हैं, समानता, बंधुत्वता और एक और वर्ड जो है, ये कहाँ से लिए गए? तो ये फ्रेंच से लिए गए। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से वहाँ पे हम यूएसए कराए, क्योंकि भारत जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन उसमें जो वर्ड लिखे गए हैं वो फ्रेंच के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंच प्रथा पर जो आधारित है वो संविधान सभा की स्थापना होती है 6 दिसंबर 1946 को। जो प्रथम बैठक होती है उसके जस्ट 3 दिन बाद होती है। तो पहला सत्र जिसको हम बोलते हैं या पहली बैठक बोल रहे हैं, तो ये 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। और पहला संबोधन जो है वो कौन करती हैं? तो जेबी कृपलानी जो है इसका पहला संबोधन करती हैं। और इसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं पहली संविधान सभा के, वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। कैसे? अस्थायी रूप से। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि यूपीपी के जब जनवरी में पेपर हुआ था तो 17 जनवरी के आसपास ये पेपर पहले वाले में पूछा गया था, ठीक है। कुल कितने सेशन होते हैं? तो 11 सेशन कुल किए जाते हैं इसमें। इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर ये जो क्या बोलते संविधान सभा का गठन हो रहा था, पहली बैठक हो जाती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हो जाती है 11 दिसंबर को, और जस्ट 2 दिन बाद जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कौन लेकर आते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। और पहला सत्र जो है वो चलता कब से कब तक है? तो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक जो है पहला सत्र इसका चलता है संविधान सभा का। कुल कितने सत्र हुए हैं? 11 सत्र। अभी आपको बताया कुल कितने सेशन हुए हैं? कुल टोटल 11 सेशन किए गए थे संविधान सभा के, ठीक है। चीज़ों को याद रखेंगे। संविधान परामर्शदाता, संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है? तो संविधान के परामर्शदाता या फिर संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव को कहा जाता है, जिन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप पेश किया था। देखो, 1946 में संविधान बनना शुरू हो गया था, लेकिन अक्टूबर 1947 को जो है इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप जो है वो पेश किया था, जिसमें कुल कितने आर्टिकल थे? तो 243 आर्टिकल जो है उसमें थे, जो पहला प्रारूप पेश किया गया था, ठीक है। फिर संविधान सभा का गठन होता किसके बेस पर है? गठन तो हो गया, पहली बैठक भी करा दी, ठीक है, उनके स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष भी करा दिए, 11 सेशन भी करा दिए, और 9 से लेकर 23 दिसंबर तक पहला सेशन भी करा दिया हमने। लेकिन होता क्या है? तो कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता कब है? तो ये दिल्ली आया। कब आया?
दिल्ली आया कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली तो आ जाता है, लेकिन पेश इसको कब किया जाता है? तो 16 मई 1946 को इसको पेश किया जाता है। इसमें कैबिनेट मिशन में जो है वो कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य जो है वो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है, 16 मई 1946 को ये पेश किया जाता है और इसी के बेस पर जो है वो संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसकी जो संविधान सभा का गठन है वो कब किया जाता है? तो 6 दिसंबर 1946 को किया जाता है, जिसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है। ठीक है, दूसरी बैठक हमने 11 को बताई और 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब आता है? ये 1947 में आता है। माउंटबेटन योजना की बात कर लेते हैं। तो 1947 में जो है माउंटबेटन योजना आती है। प्रांतीय संविधान समिति की बात कर लेते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार समिति या फिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो ये सरदार पटेल जी को माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। संघ शक्ति और संघ संविधान की बात कर लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है यहाँ पर इनके चुना जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार की उप समिति आती कहाँ से है? तो इसके अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो JB कृपलानी को चुना जाता है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो HC मुखर्जी को चुना जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया था पूरे देश में। किसको? संविधान को। संविधान बोल दें या फिर कानून दिवस बोल दें, दोनों बातें एक ही हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले संविधान दिवस निकल कर गया है, जिसको हम कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं। कुल 165 बैठक होती हैं। कुल कितने सत्र होते हैं? तो कुल 11 सत्र यानी कि 11 सेशंस चलते हैं। और कुल बैठक कितनी होती है? तो 165 बैठक होती हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिसमें कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर, जिनको फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इनको फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। सुचेता कृपलानी, जो कि अपने उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू की बात कर लेते हैं, जो कि भारत की पहली गवर्नर फीमेल बनी थी और इनका निधन हो जाता है। लीला राय की बात कर लेते हैं, ये इस्तीफा दे देती हैं। हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, जी दुर्गाबाई थी, रेणुका राय थी, मालती चौधरी थी, दक्षिणाई वेल्युदन जो कि एकमात्र दलित थी। बेगम एजाज रसूल की बात कर लेते हैं, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला उसमें थी। एनी मस्किरनी की बात कर लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन ये दक्षिण भारत की पहली फीमेल थी, जो कि संविधान सभा में इन्होंने भाग लिया था। अब आ जाते हैं किस पर? हिस्ट्री पर, कि मानव प्राचीनतम जीवाश्म जो है वो कहाँ से लिए गए थे? तो हथनौरा से ये लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? हथनौरा से लिए गए थे। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि प्लेस दिया गया था कि कहाँ का है। वो क्वेश्चन जो है वो हमने स्किप कर दिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था, कुछ अटपटा नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, पूछा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से ये स्थान किस स्टेट में स्थित है? तो पता नहीं था मैं वो। तो हथनौरा जो है वो कहाँ का है? वो MP का है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1982 में इसकी खोज होती है। किसकी? हथनौरा की। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये MP में स्थित हैं। दमदमा की बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सराय नाहर राय की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफा जो कि MP में स्थित है, ये किसके द्वारा खोजी गई थी? तो VS
वाकड़कर के द्वारा 1957 में जो है भीमबेटका की गुफाओं को खोजा गया था। किसके द्वारा? वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। कब? 1957 में। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब जोड़ा गया है? तो 2003 में यूनेस्को में भीमबेटका की गुफाओं को जोड़ा गया है। और भीमबेटका की गुफाएं किस पर आधारित हैं? तो ये महाभारत पर आधारित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ पर? मेहरगढ़ में मिले थे। और मेहरगढ़ प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, जो कि बोलन नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में ये मेहरगढ़, ठीक है, जिसमें जो गेहूं और जौ कब 7000 ईसा पूर्व जो है यहीं पर इसके साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुए थे। किसके? गेहूं और जौ के। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, कूटदीजी ये कहाँ का है? तो पाकिस्तान को कूट दिया, यानी कि कूटदीजी भी कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान की बात कर लेते हैं तो लहुरा देव ये कहाँ पर है? तो लहुरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला था लहुरा देव में? तो लहुरा देव में जो है वो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो कि 9000 ईसा पूर्व थे। यानी कि चावल के जो साक्ष्य हैं वो बहुत पहले के हैं। मानव ने जो सर्वप्रथम अनाज खोजा था, वो किसका था? तो जौ था। क्या था? जौ, जो कि 7वीं शताब्दी में खोज लिया गया था। ठीक है, नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? तो नवदा टोली जो है ये एमपी में स्थित है। लोथल अभी आपको बता चुके कि गुजरात में स्थित है, जो कि एकमात्र बंदरगाह और गोदीबाड़ा और डॉकयार्ड है। रोपड़ कहाँ का है? तो रोपड़ जो है वो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब का रोपड़ा क्या हुआ? पंजाबी मुंडा रोपड़ा। धौलावीरा गुजर गए और धो दिया। रंगपुर ये भी गुजर गए, ठीक है, धो दिया था तो गुजर गए, रंगपुर गुजर गए। बनावली ये कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। अतरंजी खेड़ा कहाँ का है? तो अतरंजी खेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। जहाँ पर अतरंजी खेड़ा में क्या हुआ था? तो लोहे के साक्ष्य जो है वो अतरंजी खेड़ा में मिले हुए थे। तटरेखा राज्य वाले कितने स्टेट है अपने भारत में? तो तटरेखा राज्य की बात कर लेते हैं तो 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा वाले राज्य हैं। जिसकी समुद्री सीमा की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी तट पर 5 हैं और पूर्वी तट पर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। यानी कि टोटल ओवरऑल कितने हो गए? तो 9 हो गए तटरेखा वाले राज्य। सबसे लंबी समुद्री सीमा की बात कर लेते हैं तो सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है वो पहले गुजरात की है, और गुजरात से छोटी जो है वो आंध्रा की है, और आंध्रा से छोटी जो है वो तमिलनाडु की है, और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की है। सबसे कम की बात कर लेते हैं तो गोवा है, और सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो गुजरात है। समुद्र सीमा यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़े की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार की जो है समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है, और लक्षद्वीप की जो है वो सबसे छोटी है क्या? सीमा। ठीक है, समुद्री सीमा की बात हो रही है यहाँ पे। ओवरऑल कितने स्टेट हैं? तो 9 स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरी है, जिनमें 2 यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप कम है, और इसके अलावा अंडमान जो है वो सबसे बड़ा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि ऊपरी साइड में यहाँ पर क्या है? इंदिरा कॉल है, और नीचे की साइड में क्या है? यहाँ पे कन्याकुमारी, किबुथी अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पूर्वी में, और इसके अलावा पश्चिम में गोहार मोती है। दक्षिण भारतीय बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण भारतीय बिंदु जो है वो केप कैमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। कौन सा? भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, सुदूरस्थ बिंदु कौन सा माना जाता है? तो सुदूरस्थ बिंदु जो है वो पिग्मिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं, इन दोनों को माना जाता है, जिसको हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वैसे आपने पिग्मिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट सुने होंगे, लेकिन पार्सन पॉइंट जो है वो नहीं सुना होगा। सबसे पहले सूर्य किस स्टेट में निकलता है भारत के? तो सबसे पहले जो सूर्य है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और सबसे अंत में जो सूर्यास्त होता है वो किस स्टेट में होता है? तो सबसे पहले जो सूर्यास्त होगा वो किस स्टेट में होगा? वो गुजरात में होता है। ठीक है, इसके अलावा
आगे बात कर लेते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो विकासशील देश जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। कैसा, विकासशील देश माना जाता है। मिश्रित क्या होता है, मिश्रित जिसमें सार्वजनिक और निजी का सह अस्तित्व हो। विकासशील देश कहते हैं किसको है, जो कृषि पर निर्भर हों और ज़्यादा जनसंख्या हो। जैसे अपने भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि पर ही अभी तक डिपेंड हैं। असंतुलित आर्थिक विकास, यानी कि अभी तक आर्थिक विकास जो है वो असंतुलित टाइप का है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो धनी धन है और किसी के पास नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जहाँ पर एक लोगों की ज़रूरत हो वहाँ पर 10 लोग जो हैं उस काम को करने के लिए तैयार रहते हो, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। गरीबी आकलन क्या होता है, तो नीति आयोग का कार्यदल जो है वो गरीबी आकलन करता है। गरीबी यानी कि भारत में कितने गरीब लोग हैं ये देखना किसका काम होता है, तो नीति आयोग का जो है इसका काम होता है। NSSO क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। CSO जो है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, इसका फुल फॉर्म होता है CSO का। MOSPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है MOSPI का। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चलती है, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसके बाद में दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेकर 1961 तक चलती है, जो कि गडगिल पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद 1961 से 1966 तक चलती है। फिर 3 साल का जो है, ये 3 हो गई, अब 3 साल का गैप कर दो, 1969 से लेकर 1974 और 74 से लेकर 78, अब 2 हो गई। अब इन 2 का डिफरेंस कर दो। ठीक है। 2 का इसमें आगे बढ़ा दो, तो 1980 से 85, 85 से 90 और फिर 2 हो गई ना, 3 2 2। अब 1992 से 97, अब यहाँ से कंटिन्यू चलते चलेंगे। 97 से 202 और 202 से 207, 207 से 212 और 212 से 217 और फिर इसे 2015 में ही इसको 8वीं पंचवर्षीय योजना को किस में बदल दिया गया, तो पंचवर्षीय योजना को जो है वो नीति आयोग में बदल दिया गया। पंचवर्षीय योजना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। कौन सा, पंचवर्षीय योजना। और नीति आयोग जो है इसको 2015 में ही बदलकर पंचवर्षीय योजना को चेंज कर दिया गया था। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का जो उपयोग है वो किया जाता है। वायु के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनोमोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि अभी 31 की सेकंड शिफ्ट में जो है ये रीजनिंग में पूछा गया था। ठीक है, कि एनीमोमीटर किससे संबंधित है, तो ये वायु वेग से संबंधित है एनीमोमीटर। रक्त को किससे मापते हैं, तो रक्त को मापने के लिए हम गुणांक का प्रयोग करते हैं। विद्युत को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो किलोवाट घंटा का उपयोग जो है वो विद्युत को मापने के लिए हम करते हैं। रेडियो एक्टिवता पदार्थ की सक्रियता क्या कहलाती है, मतलब किससे मापते हैं, तो बैकुरल जो है इसकी सक्रियता कहलाती है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को। फिजिकल परिवर्तन क्या होता है, जैसे जल का वाष्प में, वाष्प का जल में। ठीक है। जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना, पानी का। लोहा से चुम्बक बनना, लेकिन चुम्बक से क्या लोहा बन सकता है, तो चुम्बक से लोहा और लोहा से चुम्बक। रासायनिक क्या होता है, देखो भौतिक, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो कि एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक से दूसरे में तो हो जाए, लेकिन दूसरे से फिर पुनः, जैसे दूध से दही तो हम बना सकते हैं, क्या दही से हम दूध को बना सकते हैं, तो नहीं, वो कैसा हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। हम फल को पका तो लेंगे, लेकिन क्या पके हुए फल को फिर हम पुनः उसको कच्चे में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 7 से जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम, जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको हम अम्ल बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको हम क्षार बोलते हैं, और जिसका पीएच मान एग्जैक्टली 7 हो उसको हम उदासीन
बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होती हैं। कौन होती हैं? बी और सी होती हैं जल में घुलनशील, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो वसा यानी कि कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये घुलनशील वसा में होती हैं। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त होती है, जो सुबह मॉर्निंग में जो धूप निकलती है उससे, ना कि दोपहर की कड़कड़ाती एकदम दोपहर वाली धूप जो है वो, उससे विटामिन डी प्राप्त नहीं होती। विटामिन के किससे प्राप्त होती है? तो आंत्र जीवाणु जो हैं वो इससे बनाते हैं। और शरीर, और जो विटामिन डी और के दोनों हैं, इनको अपना शरीर जो है वो ज़्यादातर खुद ही बना लेता है, ठीक है। इसके बाद में करंट क्वेश्चन जो है, करंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुरानी जीके है थोड़ी सी, तो करंट जो है वो अलग हम पढ़ेंगे। करंट के क्वेश्चन जो है वो इनमें हम छोड़ते हुए चलेंगे जब सर दोबारा से करंट पढ़ाएंगे। और अगर आपको करंट पढ़ना है तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखो सोनबीर सर करंट पढ़ा नहीं रहे हैं, तो अगर आप गौरव सर से क्लास लेना चाहें तो आप गौरव सर से क्लास ले लीजिए, या फिर अभी नए जो सर आए हैं RW में उनसे लेना चाहें तो आप उनसे ले लीजिए। वैसे हम प्रेफर करेंगे कि आप जो है वो गौरव सर से लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबा। और उसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो की लिंक के नीचे जस्ट इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टाटा। और आप सभी को बता दें कि SSC फाउंडेशन के जो SSC फाउंडेशन बैच जो चल रहा है अभी, नायक बैच जिसको बोलते हैं, उसकी PDF भी जो है वो, उसमें हमने कल परसों वाली कल प्रोवाइड करा दी थी और कल वाली जो है वो आज प्रोवाइड करा देंगे।